ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन जारी, लगातार तेज हो रहा है सीजेपी का प्रदर्शन और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का अनशन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक जारी रहेगा ये संघर्ष। बीते दिन प्रदर्शन में शामिल हुई थी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की बिगड़ी तबीयत, ठाणे के हॉस्पिटल में हुए भर्ती। हल्का बुखार, शरीर में सुस्ती और बदन दर्द के चलते अस्पताल में कराए गए हैं भर्ती। एनसीपी, एसपी और कांग्रेस के विलय को लेकर पार्टी विधायक रोहित पवार का बड़ा बयान, कहा हम एक पार्टी के तौर पर मजबूत हैं और अकेले लड़ सकते हैं। विलय की खबरों को बताया अफवाह। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, आरोपी अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार जब्त, एसआईटी की जांच जारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विवाद जारी, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, सीबीआई जांच की उठाई मांग। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी चंदा चोरी का मामला, हरकत में आई मंदिर समिति, जांच के दिए आदेश, कर्मचारी तलब। चंदा चोरी विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को अहम बैठक, इस्तीफों पर विचार, सुधार व्यवस्था पर होगा मंथन। टीएमसी के दोनों गुटों में अब ऑफिस को लेकर जंग, बागी गुट ने हेडक्वार्टर पर जमाया कब्जा, सुरक्षा कड़ी, सीआरपीएफ तैनात। डीएमके के नेता और तमिलनाडु की पूर्व मंत्री अनीता राधाकृष्णन हुए गिरफ्तार, सीएम विजय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोपों में हुई गिरफ्तारी। मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका। बुलेट प्रूफ गाड़ी, 22 जवान तैनात, सियासी बवाल के बाद लालू राबड़ी को फिर मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। हाल ही में दोनों पूर्व सीएम की सुरक्षा में की गई थी कटौती। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को दी जा रही है अंतिम विदाई। खामेनेई को विदाई देते समय फूट फूट कर रोने लगे संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी हुए भावुक। अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने उमड़ा सैलाब, लहरा रहे लाल झंडा, अमेरिका मुर्दाबाद, बदला बदला के लग रहे हैं नारे। ट्रंप का जवाब, हम अच्छे लोग हैं इसलिए ईरान को रोने के लिए दिए 7 दिन। यमन में ईरान समर्थक हूथियों ने सऊदी अरब पर लगाया हवाई सीमा के उल्लंघन का आरोप, सऊदी के फाइटर जेट पर दागी मिसाइल, हवाई अड्डे को निशाना बनाने की दी धमकी। पाकिस्तान के ग्वादर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बड़ा हमला, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड बेस को बनाया निशाना, विस्फोटक वाहन से किया हमला। पाकिस्तान में 30 जवानों की गई जान। खतरनाक हीट वेव से अमेरिका बेहाल, 250वें स्वतंत्रता दिवस के कई कार्यक्रम रद्द, प्रशासन ने लोगों से घर से कम निकलने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की है अपील। घटकर $60 पर आ सकता है कच्चा तेल, भारतीय कंपनियों को होगा फायदा, होर्मुज से आवाजाही शुरू होने से घटी चिंता। बदलेगा जीडीपी मापने का तरीका, थोक मूल्य सूचकांक की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई का इस्तेमाल करेगी सरकार, जून तिमाही से होगा यह बदलाव। इथेनॉल फ्यूल पर विवाद जारी, भारत के पड़ोसी देश भूटान ने E20 पेट्रोल खरीदने से किया मना। हाल ही में भारत सरकार ने इथेनॉल फ्यूल को दी है मंजूरी। आरबीआई का बड़ा एक्शन, बैंक ऑफ बड़ौदा पर ठोका 63,60,000 का जुर्माना, तय सीमा से अधिक ब्याज वसूलने और केवाईसी नियमों का समय पर पालन नहीं करने के चलते लिया एक्शन। केरल में बन सकती है पहली पूरी तरह से मेड इन इंडिया हाई स्पीड रेल, मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने रखा प्रस्ताव पास होते ही शुरू हो सकता है काम। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हड़मास के पुतले नहीं हो। आखिर बड़े काम कौन ने किए? हमारे जैसे हड़मास के पुतलों ने। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे 100 मिल जाए ऐसे जिनके स्नायु इस्पात के हो, मांसपेशियां लोहे की हो, जो देशभक्त हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, ऐसे 100 भी मिल जाए तो मैं भारत बदल दूंगा।
और सबसे पहले बात बारिश की। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश की वजह से दोपहर की पाली की छुट्टी घोषित कर दी गई है और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया। लोगों से घरों से न निकलने की अपील भी की गई है। मौसम को देखकर सावधानी बरते लोग, ये बीएमसी की तरफ से कहा गया। सेकेंड हाफ में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है। लोगों से घरों से न निकलने की अपील की गई है। मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने के लिए लोगों से कहा गया है। तो मुंबई बारिश से बेहाल है। 3 दिन से हुई 3 दिन की बारिश में 5 लोगों की मौत हुई और इस मौत से बीएमसी के दावों ने दम तोड़ दिया है। मैनहोल, बिजली के तारों ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है, तो पेड़ों के नीचे दबकर भी बीएमसी के खोखले दावे ढेर हो गए। जल प्रहार के बीच सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाती ये खबर देखिए। मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट रूप से लड़ाई का ऐलान कर दिया है। विपक्ष के 23 दलों ने एक साथ वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक खत लिखकर सीजेआई सूर्यकांत से देश के लोकतंत्र की रक्षा करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह खत अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही देश में चुनावी लोकतंत्र के लिए मोदी शाह सरकार को सबसे बड़ा खतरा बताया है। खत में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने लिखा है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए हमने ये असामान्य रास्ता चुना है। जब बाकी सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। इसीलिए जब न्यायपालिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो ये लोकतंत्र के पूरी तरह से विफल होने का संकेत है। जब संस्थागत व्यवस्थाएं पूरी तरह से विफल हो जाती हैं तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाता है। हम न्यायपालिका पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। असल में जब हर व्यवस्था विफल हो जाती है तब हम अदालतों का रुख करते हैं। जब ये भी विफल हो जाती है तो ये सवाल उठता है कि अब हम किसके पास जाएं। संसद, न्यायपालिका, मीडिया और कार्यपालिका लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ हैं। इन संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था से ही लोकतंत्र मजबूत रह सकता है। चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जनता की असली इच्छा को प्रभावित कर सकती है। इस खत में एसआईआर को लेकर सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग पर बीजेपी के हक में काम करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में गरीबों, अशिक्षितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को वोट से वंचित किया गया। हमें न्यायपालिका पर अंतिम भरोसा है। चिट्ठी को शेयर करते हुए वेणुगोपाल ने लिखा है, हमारी न्यायपालिका की ये भूमिका है कि वो कार्यपालिका की मनमानी से हमारे लोकतंत्र की रक्षा करे, खासकर ऐसी सरकार से जो उस संवैधानिक ढांचे को खत्म करने पर तुली हो जिससे हमें लोकतंत्र मिला है। हमारे लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट पर यही बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि अन्याय न हो। तो इससे साफ है कि अब विपक्षी दलों ने सीजेआई को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो उनकी चिंताओं को दूर करें। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया शुरुआत से ही विवादों से घिरी रही। सबसे पहले इसे बिहार में लागू किया गया, वो भी तब जब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं। ऐसे में इसकी टाइमिंग और जिस तरह इसके तहत लोगों की नागरिकता पर सवाल उठे, उसे लेकर चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर भी बहस छिड़ गई। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया चुनावों में धांधली के लिए लाई गई है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। विपक्ष के ये आरोप तब और मजबूत हो गए जब इस प्रक्रिया के तहत बिहार से लेकर बंगाल तक चुनाव से ठीक पहले लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और चुनाव के नतीजे भी बेहद चौंकाने वाले रहे। बीजेपी को दोनों ही राज्यों में बम्पर जीत मिली, जिसके बाद अब विपक्षी दलों ने भी ठान ली है कि चुनाव आयोग की ये मनमानी और नहीं चलेगी। उन्होंने अपने खत में साफ कहा है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारे लोकतंत्र की संस्थाओं में जनता के विश्वास को मजबूत करना है। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई सूर्यकांत से काफी उम्मीदें जताई हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि हम ये लेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए और इस उम्मीद से जारी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रोसेस की ईमानदारी, जवाबदेही और उसमें भरोसे को वापस लाने के लिए तुरंत जरूरी कड़े कदम उठाएगा। इंडिया गठबंधन के इस कदम ने चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि वो इस मांग को लेकर क्या कदम उठाता है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करने पर एक्शन लिए जाने वाले मामले में अदालत ने सख्ती दिखाई है। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेने को कोर्ट ने सरासर गलत बताया है। दरअसल महाराष्ट्र में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पुलिस ने तड़ीपार करने का आदेश दिया था।
और इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को ही कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि किसी को सिर्फ इसलिए क्षेत्र से निष्कासित नहीं किया जा सकता कि केंद्र सरकार के कुछ फैसलों का विरोध किया जा रहा है और नारेबाजी हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो आंदोलन नहीं कर सकते। पुलिस नौकर नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन यहाँ तो वॉशिंग मशीन चल रही है। वह कोर्ट की इस टिप्पणी का विपक्ष ने स्वागत किया है, साथ ही सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत करते हुए शुक्रिया कहा और बीजेपी को घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि सरकार को इन टिप्पणियों पर केवल मनन नहीं बल्कि अपने कृत्य पर शर्म करनी चाहिए। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब चुप रहना आसान हो तब बोलना साहस का काम है। न्यायिक स्वतंत्रता का सही अर्थ याद दिलाने के लिए न्यायमूर्ति जाधव जामदार को सलाम। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो तंज कस दिया और कहा कि अदालत द्वारा प्रमाणित वॉशिंग मशीन यानी साफ है कि अब बीजेपी की मनमानी पर न्यायपालिका सख्त हो गई है, जिससे सरकार और प्रशासन को झटका लगा है। दुनिया के बड़े बड़े नेता, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, धार्मिक गुरु और लाखों लोगों की भीड़। तेहरान में ऐसा नजारा देखने को मिला जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के राजकीय अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर, चीन के वरिष्ठ नेता हे वेई, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति, आर्मीनिया के प्रधानमंत्री, तुर्की के उपराष्ट्रपति, अफगानिस्तान के प्रतिनिधि, इंडोनेशिया समेत कई देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए नेताओं और धर्म गुरुओं की मौजूदगी ने इस अंतिम संस्कार को सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बड़ा कूटनीतिक और धार्मिक आयोजन बना दिया। भारत की तरफ से भी बड़ा प्रतिनिधिमंडल इस समारोह में शामिल हुआ। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन तेहरान पहुंचे। उनके साथ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों के कई धर्मगुरु भी मौजूद रहे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने खामेनी को श्रद्धांजलि दी और ईरानी जनता के प्रति संवेदना जताई। लेकिन इतने बड़े आयोजन के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दी। ग्रैंड मुसल्ला परिसर में जब खामेनी का राष्ट्रीय ध्वज से ढका हुआ ताबूत रखा गया तो उसके ठीक बगल में एक छोटा सा ताबूत भी रखा था। ये ताबूत था उनकी सिर्फ 14 महीने की नातिन जहरा मोहम्मदी गोलपायगानी का। उस छोटे से ताबूत के पास उसकी एक तस्वीर भी रखी गई थी। मासूम मुस्कान वाली उस बच्ची की तस्वीर को देखकर वहां मौजूद लोग खुद को संभाल नहीं पाए। एक तरफ दुनिया के बड़े नेता श्रद्धांजलि दे रहे थे तो दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची का ताबूत इस युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर बन गया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के बीच हुए संघर्ष के दौरान हुए हवाई हमले में सिर्फ अली खामेनी ही नहीं मारे गए थे, उनके परिवार के कई सदस्य भी इस हमले में मारे गए थे। अंतिम दर्शन के दौरान खामेनी के साथ उनकी बड़ी बेटी बुशरा खामेनी, दामाद मिसबा बागेरी कनी, 14 महीने की नात जहरा हद्दाद आदेल के ताबूत भी एक साथ रखे गए। पूरे परिवार की ये तस्वीर लोगों को अंदर तक झकझोर देने वाली थी। समारोह के दौरान एक और भावुक पल तब सामने आया जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खामेनी के ताबूत के सामने सिर झुकाया, वो खुद को रोक नहीं सके और फूट फूट कर रो पड़े। उनके साथ संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ भी रोते हुए दिखाई दिए। ईरान के कई वरिष्ठ नेता, सैन्य अधिकारी और न्यायपालिका के शीर्ष अधिकारी भी बेहद भावुक नजर आए। पूरे हॉल में कई लोग आंसू पोंछते हुए दिखाई दिए। ताबूतों के पास श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी थी। कई लोग रोते हुए अपने स्कार्फ और कपड़ों को ताबूत से छुआ रहे थे। ईरान में इसे सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। कई महिलाएं जोर जोर से रो रही, अपने सिर पीटते नजर आए। पूरे तेहरान में शोक का माहौल था। शुक्रवार तड़के एक पार्थिव शरीर ग्रैंड मुसल्ला लाया गया था। उनके ताबूत को इमाम हुसैन की दरगाह से लाए गए लाल झंडे से ढका गया, जिस पर या हुसैन लिखा था। ये झंडा बलिदान, प्रतिरोध और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। ईरानी नेतृत्व खामेनी की मौत को भी उसी भावना से जोड़कर देख रहा है। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग काले कपड़े पहनकर निकल पड़े। हर तरफ ईरानी झंडे दिखाई दे रहे थे। लोग धार्मिक गीत गा रहे थे और अपने नेता को आखिरी विदाई दे रहे थे। राजधानी की कई सड़कों पर वी मस्ट राइज यानी कि हमें उठ खड़ा होना होगा जैसे बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं।
ईरान सरकार इस पूरे आयोजन को सिर्फ शोक नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और मजबूती का संदेश भी मान रही है। ये अंतिम संस्कार एक दिन का नहीं है। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक कई दिनों तक अलग अलग शहरों में कार्यक्रम होंगे। अंतिम यात्रा तेहरान, कोम, करबला, नजफ और आखिर में मशहद पहुंचेगी। मशहद वही शहर है जहां पर खामेनेई का जन्म हुआ था और वहीं उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। चूँकि खामेनेई की मौत 28 फरवरी को हुई थी और अंतिम संस्कार 4 महीने बाद किया जा रहा है, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को विशेष कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया था। इस्लाम में रासायनिक तरीके से शव को सुरक्षित रखने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए कम तापमान वाली विशेष व्यवस्था में शवों को रखा गया। विशेषज्ञों के मुताबिक शिया परंपरा युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों में अंतिम संस्कार में देरी की अनुमति देती है। इतने बड़े आयोजन को देखते हुए ईरान में इतिहास की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तेहरान, कोम और मशहद के ऊपर हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सेना, पुलिस, बसीज फोर्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और हजारों सुरक्षा कर्मी हर जगह तैनात हैं। भीड़ को संभालने के लिए 2500 एम्बुलेंस, 21 हेलीकॉप्टर, 100 ड्रोन, 24 से ज्यादा अस्पताल और सैकड़ों पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं। सरकार का अनुमान है कि पूरे शोक समारोह में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक लोग शामिल हो सकते हैं। इसी बीच भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल एक भगवादारी संत भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। ये है स्वामी सारंग मोहिले, जिन्हें ईरान सरकार ने विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से जुड़े ब्राह्मण परिवार में जन्मे स्वामी सारंग मोहिले सामाजिक और आध्यात्मिक चिंतक हैं। वो स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन के संस्थापक हैं और लंबे समय से अलग अलग धर्मों के बीच संवाद और भाईचारे को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वो लखनऊ के मुहर्रम जुलूसों में भी शामिल हो चुके हैं और इमाम हुसैन की शहादत को सत्य, न्याय और साहस का प्रतीक बताते रहे हैं। तेहरान पहुंचने के बाद स्वामी सारंग ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ खामेनेई को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी ये यात्रा राजनीति के लिए नहीं बल्कि मानवता, अंतर्धार्मिक संवाद और शांति का संदेश देने के लिए है। तो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी, लाखों लोगों का जनसैलाब, अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था, रोते हुए राष्ट्रपति, भावुक होती पूरी ईरानी नेतृत्व टीम और सबसे बढ़कर 14 महीने की मासूम जहरा का छोटा सा ताबूत, इन सब ने मिलकर खामेनेई की अंतिम विदाई को सिर्फ एक राजकीय समारोह नहीं रहने दिया है। ये एक ऐसा पल बन गया है जिसने दुनिया को ये भी याद दिलाया है कि किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आखिरकार इंसानी जिंदगियां ही चुकाती हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।